Good afternoon, everyone. Yes, very good बेटा, very good. Yes बेटा, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने क्रॉप्स की डेफिनेशन देखी, क्रॉप्स के टाइप्स देखे, उनके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें हमने एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योर तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ मैन्योर, उसके कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए थे, लेकिन दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। क्लास है हमारी 8, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमें आज पढ़ना है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो हमें पता है मैन्योर इज बेटर, मैन्योर इज better than fertilizer। मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से क्या है, बेटर है। क्यों है? तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है मैन्योर एनहेंस the water holding capacity of the soil। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मैन्योर इज हेल्पफुल फॉर soil porous। soil pores इसमें लिखना ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स takes place in the presence of porous soil। ठीक है, मैंने लिखा इसमें मैन्योर इज हेल्पफुल फॉर सॉइल पोर्स। ठीक है, उस मिट्टी को पोर्स बनाने के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैन्योर। उसके बाद लिखा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोरस सॉइल। जो मिट्टी की जो ढीली मिट्टी होती है उसके अंदर जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, उनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मैन्योर एनहेंस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर तीसरा है हमारा और इसमें ये भी लिख लेना
porous soil is helpful for gases exchange। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना, मैन्योर एनहेंस द फ्रेंडली माइक्रोब्स, तीसरा पॉइंट में लिखा मैन्योर एनहेंस द फ्रेंडली माइक्रोब्स, उनकी जो रेट है उसको बढ़ाने में भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद है मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। तीसरा फोर्थ पॉइंट है मैन्योर इज हेल्पफुल for the texture of the soil। मिट्टी की जो टेक्सचर होती है, बनावट होती है, उसके अंदर भी जो मैन्योर होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इरिगेशन। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट है, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा इरिगेशन। यस डियर स्टूडेंट, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, मतलब जब पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ द सोइल किया, दूसरी बार हमने क्या किया, सोइंग ऑफ सीड किया, तीसरी बार हमने क्या किया, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ठीक है, उसके बाद जो फसल होती है उसकी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इरिगेशन। ठीक है, कोई भी पौधा होता है उसके लिए एक प्रकार से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी, हवा, बीज, खाद, ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो फर्टिलाइजर चाहिए, चाहे तो मैन्योर हो सकता है, क्या फर्टिलाइजर हो सकता है, एक एयर, ठीक है, और एक सनलाइट। ठीक है, ये सब चीज़ें एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, पौधों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरिगेशन। तो यहाँ पे इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स ए डिफरेंट intervals supply of water to crops at different intervals is known as irrigation। ठीक है, मतलब पानी की सप्लाई करना किसको, क्रॉप्स को, एक डिफरेंट इंटरवल में। मतलब एक बार पानी दे दिया, उसके बाद फिर 15 दिन बाद में देते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद में देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज पानी दिया फिर कल दोबारा से पानी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, एक डिफरेंट इंटरवल्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि सरसों में 2 पानी लग गए, ठीक है, गेहूं के अंदर 3 पानी लग गए, तो एक डिफरेंट इंटरवल्स के बाद पौधों के अंदर सिंचाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन,
मतलब कौन कौन से सोर्स हैं जिनके द्वारा हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारा इसी में सोर्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनके द्वारा हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूबवेल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे ट्यूबवेल्स, ठीक है, पॉन्ड, रिवर, कैनाल्स, नहरें होती हैं, ठीक है। जैसे ट्यूबवेल हो गया, वेल्स हो गया, कुएं हो गए, एटसेट्रा। मतलब इन सभी के द्वारा, जैसे ट्यूबवेल्स हो गया, ट्यूबवेल होती है जो, ठीक है, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, कैनाल्स हो गया, वेल्स हो गया, ये सब क्या है, दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, जिनके द्वारा हम पौधों को पानी देते हैं, फसल को क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे लेक्स भी हैं, डैम्स भी हैं, ठीक है। इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे लेक्स, झील हो सकती है, डैम्स हो सकते हैं, कोई बांध हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। क्या तो हम ट्यूबवेल जो होते हैं, ठीक है, खेतों में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, कोई तालाब होता है उसमें से पानी लेके आते हैं, ठीक है। कोई नदी आती है, नदी से हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, नदी से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। नहर आती है, उनसे हम सिंचाई करते हैं। कुएं होते हैं, उनसे हम सिंचाई करते हैं। झील होती हैं, लेक्स, उनसे हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और जो डैम्स होते हैं, जो बांध होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, सिंचाई। तो ये क्या है, दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स क्या क्या हैं जिसके द्वारा हम इरिगेशन करते हैं। जैसे पहले ट्रेडिशनल कुछ मेथड हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसके बाद मॉडर्न मेथड है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तब यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, विच आर द मेथड्स यूज फॉर इरिगेशंस। पहले पानी ज़्यादा था, ठीक है, पहले पानी ज़्यादा था तो खेतों में हम खुला पानी छोड़ते थे। लेकिन आज की हम बात करें, पहले जैसे मोट, रहट, चड़स, ढेकली, ये सब यूज करते थे। लेकिन आज जो पानी है वो कम है, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है। तो पानी के वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ मॉडर्न मेथड हैं जिनके द्वारा हम इरिगेशन करते हैं। जैसे हमारा ड्रिप सिस्टम हो सकता है, हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हो सकता है, ठीक है। पहले पानी ज़्यादा था, है ना, और अब पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या है, कम है। तो उसको हम एक प्रकार से पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए हम यूज करेंगे ड्रिप सिस्टम, हम यूज करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सर आपने कल 2 पॉइंट लिखवा दिए थे, हाँ वो बेटा लिखवा दिए थे, हो गया वो तो, है ना, पूरे हो गए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक चल गया इरिगेशन। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, देखो, वेरी गुड बेटा, मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर रहे होंगे अपने घर पे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई डिसऑनेस्टी नहीं कर रहे होंगे, अपना पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब हम बात करते हैं किसकी, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आज हमने देखा मैन्योर के एडवांटेज, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन में हमने देखा ट्यूबवेल्स हो सकता है, डैम्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकती है, रिवर हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
Methods of irrigation are classified in two categories. Method of irrigation है, उसके अंदर दो पार्ट है. There are two parts of methods of irrigation. एक तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड. कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड्स. ट्रेडिशनल का मतलब पहले किससे करते थे, ठीक है, एक ट्रेडिशनल मेथड. एक है मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड. अब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या क्या पार्टिसिपेट करता है या क्या क्या करते थे. जैसे एग्जाम्पल हो गए इसके, रहट हो गया, बैल थे ना, बैल से पानी निकालते थे, ठीक है, रहट हो गया, ढेकली, मोट, चैन पंप, ये सब पहले मतलब इनको यूज करते थे. पहले पानी ज़्यादा था, ठीक है, तो इनको हम यूज करते थे. रहट का यूज करते थे, ढेकली का यूज करते थे, ठीक है, मोट का, चैन पंप का. ये सब पहले की ट्रेडिशनल मेथड है. पहले जो पानी की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, और आज हालात ये हैं कि पानी खेती के लायक नहीं है, ठीक है. अब उसको हमें खेती भी करनी है, ठीक है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी करना है. तो ऐसा कौन सा मेथड यूज करें कि पानी वहाँ पे कम लगे, ठीक है, कि कम समय में पूरा खेत क्या हो जाए, कवर हो जाए. तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया ड्रिप सिस्टम. उससे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम था. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो एक लाइन होती है, मेन पाइपलाइन होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो नोजल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर लगे होते हैं, ठीक है. जैसे ये कोई मेन पाइपलाइन है, ठीक है, और ये एक प्रकार से ट्यूबवेल से जुड़ी हुई है, ठीक है. किससे जुड़ी हुई है? ट्यूबवेल से. उसके बाद ये कोई पाइप है, ठीक है, मेन पाइप है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है, फंवारे, जिसको बोलते हैं फंवारा, स्प्रिंकलर सिस्टम, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक प्रकार से. तो ये क्या होता है, इसकी जो कैप होती है वो रोटेट होती रहती है. कैप क्या होती है? जैसे ही पानी का प्रेशर जाता है तो पानी के प्रेशर जाने के बाद इसमें जो कैप लगी होती है वो क्या करती है? रोटेट करती है, और रोटेट करने के बाद पूरा जो खेत होता है उसको कवर करती है, ठीक है. जितना हो गया उसके बाद हम पाइपलाइन को चेंज करते हैं, जहाँ पे सूखा है उसके बाद वहाँ पे लगा देते हैं, वो भी कवर हो जाता है. तो ऐसे ऐसे करके हम पूरे खेत को क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं, ठीक है. तो ऐसे उसको बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं इसको, मेन पाइपलाइन होती है, तो वहाँ पे जो फंवारे होते हैं, स्प्रिंकलर होते हैं, वो एक प्रकार से परपेंडिकुलर लगे होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर. और जबकि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि एक मतलब पानी जो होता है वो ड्रॉप मतलब ड्रॉप सिस्टम भी बोलते हैं उसको. ड्रिप के अंदर पानी है, वो ड्रॉप के रूप में जो पौधे की जो जड़ होती है वहाँ पे गिरता जाता है. जैसे पौधे की जो आसपास की मिट्टी वो गीली हो जाती है और पौधे के अंदर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है. तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन. फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड्स एंड सेकेंड मॉडर्न मेथड. और मॉडर्न मेथड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, एक है ड्रिप सिस्टम. ये ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा पानी की बचत होती है. स्प्रिंकलर सिस्टम और एक होता है ड्रिप सिस्टम, ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखना, देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है. रहट, ढेकली, मोट, चैन पंप, दीज आर ट्रेडिशनल मेथड, एंड स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, दीज आर मॉडर्न मेथड, ठीक है. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है.
अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हमारा जो 5th पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। मतलब खेत के अंदर जो अनवांटेड प्लांट है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो भी उग जाते हैं, तो उसको हमें निकालना पड़ता है। क्या तो हम वहाँ पे केमिकल का स्प्रे करते हैं, क्या हम उसको हाथ से, ठीक है, वहाँ पे कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वो जो अपरूट कर देते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो मेन क्रॉप्स के साथ में जो प्लांट हैं, ठीक है, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सरसों का खेत है, उसके अंदर बथुआ उगा हुआ है, तो जो बथुआ है वो एक प्रकार से वीड हो गया, ठीक है। तो वीड की प्रोटेक्शन के लिए हम एक केमिकल का स्प्रे करते हैं जिसको वीडसाइड्स बोलते हैं, और वीडसाइड्स के रूप में यूज करते हैं 2,4-D, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। 5th पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले तो हमें वीड का मतलब होता है खरपतवार। वीड का मतलब क्या होता है? खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो यदि एक मेन क्रॉप्स के अंदर उग जाते हैं तो उनको हम अपरूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वीड। वीड होता क्या है? तो यहाँ पे वीड की डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, वीड का मतलब होता है अनडिजायरेबल। वीड का मतलब होता है अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो naturally along with main crops undesirable plants grow naturally along with main crops, या हम इसको बोल सकते हैं unwanted plants grow with main crops। मतलब जो अनवांटेड है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी, ठीक है, अनडिजायरेबल, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्लांट्स यदि मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं वीड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने, क्या तो हम बोल सकते हैं अनडिजायरेबल, या हम बोल सकते हैं अनवांटेड, ठीक है। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विद मेन क्रॉप्स, या हम बोल सकते हैं, दो डेफिनेशन हो गई, जो आपको अच्छी लगे वो रख लेना। अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो नेचुरली, मतलब नेचुरली उगते हैं वो, ठीक है, हमें बोना नहीं पड़ता है। अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विद, अलोंग का मतलब होता है साथ में, अलोंग विद मेन क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप्स होती है उसमें, ठीक है। जैसे गेहूं की फसल होती है उसमें अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, सरसों की फसल होती है, उसके बाद चने की फसल होती है, ठीक है, बहुत सारी फसलें होती हैं, तो उनके अंदर जो अनडिजायरेबल प्लांट है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, अब जैसे बाजरा है उसमें भी मतलब एक प्रकार से अनडिजायरेबल प्लांट सूख जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, जिसको निनाण निकालना बोलते हैं। हमारे ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं उसको? निनाण निकालना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विद मेन क्रॉप्स, और या बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद मेन क्रॉप्स इज नोन एज वीड।
क्या बोलते हैं उसको, वीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, उसके बाद होता है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। उसके बाद इसी में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग, ठीक है। वीड्स को हटाना, रिमूव करना, वीड है W, मतलब उसको रिमूव करना, ठीक है, उसको हटाना। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड इज नोन एज वीडिंग। वीडिंग इज डन बाय 2,4-D, किसके द्वारा की जाती है, 2,4-D, ठीक है। 2,4-D कोई केमिकल्स आता है और इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। ये कोई एक प्रकार से केमिकल्स आता है जिसके द्वारा हम उसको रिमूव करते हैं। तो 2,4-D फुल फॉर्म एक तो ये याद रखना, 2,4-D क्या है, एक वीड्स है, ठीक है, वीड साइड है। तो यहाँ पे 2,4-D और उसकी फुल फॉर्म 2,4-डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। तो वीडिंग इज डन बाय 2,4-D, ठीक है। 2,4-D के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। वीडिंग इज डन बाय, मतलब डन बाय कुछ केमिकल्स होते हैं, डन बाय सर्टेन केमिकल्स। जैसे कौन सा केमिकल हो सकता है, 2,4-D हो सकता है, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग। वीडिंग इज डन बाय सर्टेन केमिकल लाइक, यहाँ पे बोल देना लाइक 2,4-D। तो यहाँ पे बोल देना 2,4-D इज वीड साइड्स। 2,4-D यहाँ पे क्या है, वीड साइड्स है, जो वीड को रिमूव करे, हटाए, उसको क्या बोलते हैं। जैसे एक इंसेक्टिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, उसी प्रकार वीड साइड्स होता है। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़ों को दूर करें, उसको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जैसे कि मतलब एक प्रकार से चींटी आ जाती हैं, तो चींटी को भगाने के लिए लक्ष्मण रेखा डालते हैं। तो वहाँ पे जो लक्ष्मण रेखा है वो किसका काम करती है, एक पेस्टिसाइड्स का काम करती है या इंसेक्टिसाइड्स का काम करती है। उसी प्रकार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीड साइड्स। वीड साइड्स का मतलब होता है जो वीड को रिमूव करे, और वीड साइड्स के रूप में हम यूज करते हैं 2,4-D। और 2,4-D की जो फुल फॉर्म होती है वो 2,4-डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो हमारा है हार्वेस्टिंग। और ये जो एक प्रकार से वीड साइड्स होता है, ये जो 2,4-D होता है, इसको पानी में मिलाने के बाद उसका क्या करते हैं, हम छिड़काव करते हैं। पानी में मिलाने के बाद उसका स्प्रे करते हैं, उसके बाद वो जो वीड्स होती हैं वो हट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग। अगला पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग। अगला पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग। 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग।
6 नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद उसको क्या करते हैं, हम काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर। ठीक है, जब फसल पक जाती है, पकने के बाद उसको क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन it is mature, जब पक जाती है। ठीक है, कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज मैच्योर इज नोन एज हार्वेस्टिंग। उसके बाद लिखना है हार्वेस्टिंग इज डन बाय सीकल। काटने की आती है ना, जिसको दांतली बोलते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज डन बाय सीकल एज वेल एज हार्वेस्टर मशीन। एक मशीन भी आती है जिसको हार्वेस्टर मशीन बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन बाय सीकल, क्या तो हम सीकल के द्वारा हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, या हम हार्वेस्टर जो मशीन होती है उसके द्वारा हम उसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। मतलब जब फसल पक जाती है, कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन इट इज मैच्योर। मैच्योर का मतलब राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद उसको हम काटते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग इज डन बाय सीकल एज वेल एज हार्वेस्टर मशीन। उसके बाद जब फसल कट जाती है तो उसको हम थ्रेसर के द्वारा, एक थ्रेसर मशीन होती है जिसको विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विनोइंग। तो विनोइंग के अंदर जो ग्रेन्स होता है उसको चाप से सेपरेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। ठीक है, जो थ्रेसर मशीन होती है जिसके द्वारा हम जो चाप होता है, ठीक है, जिसको गाय भैंस खाती है, उसको ग्रेन से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है थ्रेसिंग, या इसको बोलते हैं विनोविंग। थ्रेसिंग बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, विनोइंग। तो यहाँ पे लिखना, इसकी डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब दाने जो होते हैं, गेहूं के दाने, बाजरे के दाने। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम chaff is known as threshing, और इसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, थ्रेसिंग के द्वारा हम ग्रेन्स को चाप से सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप इज नोन एज विनोइंग या सेपरेशन। एक बार इसको देखो आप, उसके बाद कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे पोंगल आता है, बैसाखी आती है, होली आती है, दिवाली आती है, नवान्य आता है, बिहू आता है। ठीक है, कुछ ये क्षेत्रीय मतलब एक प्रकार से फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे बिहू है वो आसाम में मनाया जाता है, नवान्य है जो बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं, कुछ मतलब फेस्टिवल्स हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो मेथड है, जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टोरेज। मतलब फसल पकने के बाद
हमने उसकी कटाई कर ली, कटाई के बाद हमने उसको निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टोरेज। क्या करते हैं लास्ट में, स्टोरेज, मतलब जो जूट बैग्स होते हैं जिनको बोरिया बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है स्टोरेज। तो यहाँ पे इसमें लिखना है स्टोरेज इज ए इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ प्रोड्यूस। यह हम बोल सकते हैं स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इट इज द लास्ट स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इट इज द लास्ट स्टेज, ठीक है। उसके बाद लिखना है फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, बोरिया बोलते हैं, जूट बैग्स एंड मेटेलिक कैंस, मेटेलिक कैंस, ठीक है। फार्मर्स जो होते हैं वो क्या तो जूट बैग्स के अंदर स्टोर करते हैं, क्या मेटेलिक जो कैंस होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल पे जो होता है वो एक तो सिलोज होता है और एक ग्रेनरीज होती है, ठीक है। लार्ज स्केल पे स्टोरेज इन लार्ज स्केल, स्टोरेज इन लार्ज स्केल डन by silos and granaries। स्टोरेज रूम होते हैं, मतलब जो अनाज मंडी होती है वहाँ पे सिलोज होते हैं, ग्रेनरीज होती हैं, तो उनके द्वारा उनमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब लार्ज स्केल पे यदि हमें स्टोर करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सिलोज की और एक प्रकार से ग्रेनरीज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा कुछ टॉपिक था। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा छोटा सा है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालना, वही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हम मुर्गे को पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं ना,